जब मैं यहाँ आया था, आते ही आपके विचार को मैंने सुना, तभी प्रभावित हुआ। हमारी आप बैठकर के कोई लंबी बात नहीं हुई है, लेकिन हमारा आपका विचार एक जैसा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने कई दिनों से पहले कह रखा है, तो आप लोगों के सहमति से आज आपके बीच में आया हूं। हमारे पुराने साथी नंबरदार जी, भगवान राणा जी और जी नहीं है, बड़ा अच्छा लगा। पुराने अक्सर मिलते थे, हर हफ्ते मिलते थे या फोन पर बातचीत होती थी। गंगाराम जी प्रतिष्ठित साथी हैं यहाँ पर, महेंद्र सिंह जी हैं, जगवीर जी और समेत चौधरी भूमि सिंह जी हैं, महेंद्र गुरु जी, जय सिंह जी और उमेश सिंह जी, अनिल प्रधान जी, सत्यवान जी दरियापुर से जो हैं, इंदर सिंह जी कटेवड़ा से हैं, सदमीर जी, सदमीर जी को मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरे बड़े प्रिय रहे। हाँ, और होशियार सिंह जी, कल सदमीर लोगों जी से बातचीत भी हुई, उनसे विषय जानने की कोशिश किया। पहले से भी देवेंद्र फडणवीस जी बता ही रहे थे और नंबरदार जी ने भी कार्यक्रम लेना चाहा और मेरे साथ में हमारे पार्टी के लोग, साथी लोग हैं, जैसे सदर प्रताप जी हैं, किसान नेता हैं, उनकी बात आपको सुना, रोटी माला जी, बीएल उपाध्याय जी हैं, हमारे बड़े सक्रिय नेता हैं, एक जी हैं, वो भी कांग्रेस के नेता आए हैं, और महाराष्ट्र में भी किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हैं राजेंद्र फैशनी जी, मजदूरों को, वो भी हमारे बीच है। मेरे फ्रेम में संजय राज जी ऐसे कर देते ना, संजय राज जी क्षेत्र में बड़े सक्रिय रहते हैं। हाँ, तो थोड़ा अपनी और रानावत जी यहाँ मिल गए। आप यहाँ कैसे आ गए? इधर से जुड़े हैं क्या आप? अच्छा, मौर्य जी हमारे मिला सरदार जी के ना की तारीफ होता है। हाँ, राजेश कौशिक जी हमारे नेता हैं। राजेश जी कहाँ नहीं पढ़ेंगे? राजेश कौशिक जी अभी थे, नीरज जी बवाना से, हुजरुद्दीन जी भी बवाना से हमारे साथ यहाँ पर पूरी बात को रखे गए। मुझे एक फरमाइश और करी गई थी कि मीडिया को लेके आए। इस देश की मीडिया में न किसान की चर्चा है, न विज्ञान की, न शिक्षा की, न बेरोजगार की चिंता है। एक ने कुछ बोल दिया, वो दिन भी चलता है। फिर भी एएनआई से मैंने रिक्वेस्ट किया, एएनआई बीच में आई। जितने टेलीविजन चैनल होते हैं सब एएनआई से खबर लेते हैं। अब एक तो आपकी खबर ले जाएंगे, अब एक चैनल कितने हैं, उनकी रुचि का होगा तो वो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। और उनकी रुचि क्या आप जानते हैं? दिन भर एक आदमी दो आदमी का गुणगान, किसान की बात नहीं है, मस्ती की बात नहीं है, वो कोई बात वहां नहीं होती। ये तो आप जानते हैं। लेकिन हमने कोशिश किया, अब देखता हूं कि कितने चैनल आपकी बात को पकड़ते हैं। मैं वहीं से शुरू करूं। अब सोशल मीडिया आपके पास है, उसको आप एक्टिव करिए। शमशेर सिंह जी और जितने लोग हैं, क्योंकि अब हम लोग
यूट्यूब का सहारा लेते हैं। यूट्यूब भी कई ऐसे हो गए हैं जो एक चैनल के बराबर हैं। 1 करोड़ 1.5 करोड़ के श्रोता लोग, तो उनका सहारा लीजिए अपनी खबर को पहुंचाने के लिए। इस देश के टेलीविजन को किसानों की बात, गरीबों की बात या पढ़ाई लिखाई की बात, बेरोजगारी की बात के लिए जगह है ही नहीं। दिन भर वो मुर्गे की तरह लड़ाते हैं। 4-10 लोगों को बैठा दिया और आपस में लड़ा रहे हैं। उसने ये कह दिया, उसने कह दिया, यानी जीवन से कोई उनका लेना देना नहीं है। इसलिए मैं इस आंदोलन को गति देने के लिए मैं तो अपनी टीम लगा दूंगा, आज से ही जाके लगा दूंगा। लेकिन यह बात अगर इसको फैलाना है तो आप जो प्रमुख मीडिया है, जो सरकारी मीडिया है, उस पर भरोसा मत करिए। उससे आपकी बात फैल नहीं पाएगी। आप एक्स का इस्तेमाल करिए। हालांकि एक्स और फेसबुक, यूट्यूब सबके ऊपर सरकार का नियंत्रण हो गया। पहले मेरा जो ट्विटर हुआ करता था, अब उसका नाम बदलकर एक्स कर दिया है। 1 करोड़ के आसपास रीच होती थी और 10 लाख 5 लाख तक हो गया। उसके ऊपर भी सरकार का कंट्रोल हो गया। अभी शमशेर जी कह रहे थे काम की बात, तो जब मैं एमपी बन गया तो जैसे हर जगह एक सिस्टम होता है कि फला के घर से बैठ करके, यानी एक लोकसभा में 10-15 घर होते हैं या 10-15 जन, उनके जरिए लोगों का काम करिए। हमने वो व्यवस्था तोड़ दी थी और एक बार नहीं कई बार हमने ये कहा था कि भले मैं बीजेपी से एमपी बना, लेकिन मैं एमपी बनने के बाद मैं पूरे लोकसभा का एमपी हूं, मैं किसी एक पार्टी का एमपी नहीं हूं। इस आधार पर हमने काम किया था। जो भी गया मैंने ये नहीं पूछा, जाति नहीं पूछा, पार्टी नहीं पूछा, और पूछना भी नहीं चाहिए। इससे लोगों को नाराजगी थी। अगर हम जाते आरएसएस के जो नेता हैं उनसे राय मशविरा लेते तो कहते फला आदमी के पास जाओ, फला आदमी के जाओ, उसका काम करो, उसका न काम करो। मुझसे यह नहीं किया जा सकता है। शमशेर जी यही एक बात थी। हम सीधा आम आदमी की कौन सुनेगा भाई? अब मैं चौधरी के थ्रू काम करूंगा तो चौधरी कमाएंगे और आम जनता का काम नहीं होगा, और चौधरी जाकर के वकालत नहीं करेंगे। क्या ये बहुत अच्छे एमपी वो जनता बेचारी। अभी आप कह रहे हैं जो वर्तमान सांसद हैं वो नहीं आए हैं, उनका दोष नहीं है। एक आप समझने की कोशिश करिए, 2017 में ज्यादातर टिकट मैंने ही बांटे थे पार्षद का, और उस समय जनता बड़े खिलाफ थी काउंसिलर से। राणा जी बड़ा खिलाफ थी जनता, ये सारे भ्रष्ट हैं। तो क्या कहा गया कि अरे ऊपर वाले बड़े नाराज हैं जितने काउंसिलर हैं, मोदी जी बड़े नाराज हैं। देखो सबका टिकट काट दिया ना, और सबका टिकट काट दिया। जो नए आए तो पुराने से भी ज्यादा लूट लिया, लूटे हुए बनेंगे नहीं बने। अभी वो क्या करेंगे, इन्हीं के लोग प्रचार करेंगे। तो देखिए मोदी जी ने टिकट काट दिया ना, बड़े नाराज थे, आप लोग काम नहीं किया, और लोग मैं दूसरा लाया हूं। फिर लोग फंस जाएंगे, नहीं फंस जाएंगे, फिर फंसेंगे। इनको ऐसे सांसद चाहिए
संसद में ऐसे चाहिए, जो गुंडा द्वारा वो पार्लियामेंट में सवाल न करे। आज भी मेरे दिल के अंदर एक दर्द है कि कुतुबगढ़ तक मैं मेट्रो नहीं ले जा सका। नारेला तक तो ले गया, लेकिन ये काम नहीं कर पाया। लेकिन कोशिश पूरा किया था। लेकिन उसके बाद आप भी तो सो गए। अरे जाम कर दो रास्ता, मुझे आगे कर दो। लाठी आए, लाठी से आना हो, लाठी पड़ेगी मेरे ऊपर पड़ेगी। क्यों भाई, क्यों आप ग्रेटर नोएडा तक आपकी मेट्रो जा रही है, गुड़गांव तक जा रही, पलवल तक जा रही है। आप कहते हैं कि आप बड़े मजबूत हैं, किसान एक हैं, यहाँ पर ताकतवर है। किस बात के ताकतवर है भैया? ये आपकी भी कमी है। वो कसक रह गई। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया था मैंने। हम कहते तो दिल्ली वाले रह कैसे, इनको कोई गुनाह किया है। और सोहना तक जा रही है मेट्रो, पलवल तक मेट्रो जा रही है। अब तो मेरठ पहुंचा दिया इन्होंने, रायपुर, और वहां ग्रेटर नोएडा पहुंचा दिया। आपको जाने में 2 घंटा लगता है। वो काम बाकी रह गया, वो काम मैं नहीं कर पाया। लेकिन उसमें राणा जी, उसमें कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी थी, और उसकी वजह से भी शायद नाराजगी मेरी हुई थी बहुत ज्यादा। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में जब एक मीटिंग होने लगी, पता क्यों? ये गांव वाले नहीं बोलते हैं आपके वोट बैंक हो गए हैं तो जो चाहो सो करो। वो भी एक खटपट हुआ था, मैं बताना नहीं चाहता हूं। एमएसपी की बात आई। एमएसपी अभी प्रबल प्रताप शाही जी ने कहा कि एमएसपी नहीं मिली है। और यही नहीं, याद रखना मुझे, 2024 के चुनाव के बाद में 3 कृषि कानून भी वापिस आएंगे। वो आप कुछ कर नहीं पाओगे। याद रखना, किसी न किसी तरीके से वो पूंजीपति फिर से आएंगे। आपको तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिला ना? मिला? नहीं मिला, वायदा करके नहीं मिला। तो भैया ऐसा है इस देश में, तो आज यह माहौल है कि वर्तमान को मत छोड़ो, अगले जीवन के सुख की बात सोचो। तो ये जीवन ये सरकार अगले जीवन के लिए अगला जीवन सुखमय की बात कर रही है। वो जनता उसी में मस्त है, टेलीविजन मीडिया सब उसी को कर रही है। आपकी 5 मांगों का मैं समर्थन करता हूं। जहां मुझे कहिए, और जब मैं कह देता हूं तो पीछे नहीं हटता हूं, चाहे मेरा नुकसान हो जाए फायदा हो जाए, उसकी चिंता मुझे नहीं। वो आपने देखा होगा पावर ग्रिड का न्यायिक जांच भूमिगत आप मैंने भूमिगत लाइन करवाई थी यहाँ पर जीटी रोड पर कराई। आप शायद इतने लोगों की बात है तो क्यों नहीं हो सकता है? मेरा थोड़ा समर्थन है। एसटी लाइन का जो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, कहीं पर ज्यादा कंपनसेशन दिया जा रहा है, कहीं कम दिया जा रहा है। वो आपकी कोई डिमांड तो गलत है नहीं, वो उसका भी समर्थन है। और जिसमें खंभा लग जाता है वो पूरा जमीन ही खराब हो जाती है, खेत किसी लायक रह नहीं जाता, न आप बेच सकते हैं। या तो पूरा का पूरा जमीन ले लें, पैसा दे दे, आप आगे जाकर के कहीं जमीन खरीद करके खेती किसानी कर सकते हैं। इसका भी हमारा समर्थन है आपका। और ये दर्जा, किसी का दर्जा, इसके लिए तो नामकुम सब्सिडी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था, तो अब लोग तो मस्त हैं ना भाई, शमशेर जी मस्त हैं। अभी तो भूखे रह लेंगे और तन पर कपड़े न भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर का सुख का आपको साधन पैदा कर रहे हैं कि ऊपर के लिए सोचो। इस बात का मैं वैचारिक व्यक्ति में समझ रहा हूं। अभी कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। अरे भाई, ऐसा भुखमरी में बहुत नीचे हम आ गए। अमीरों का भी पैसा लगा करके आप जोड़ दीजिए तो
चाहे आपकी इकोनॉमी नंबर 1 भी हो जाए, तो भारत में हमारे जब मेजॉरिटी जनता गरीबी की रेखा के नीचे और चली जा रही। अडानी का पैसा बढ़ जाए और अडानी का भी धन मिला के जोड़ नीचे कर दीजिए, हमारे देश की जो आर्थिक शक्ति है बढ़ गई है। लेकिन एक दूसरे तरफ 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर आप इंतजार रख रहे हैं। तो यह भी, इसमें भी जाको गरीबी समझने की बात है। रात दिन टेलीविजन पर आ रहा है ना कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी हो गई, होने वाली है, चौथी होने वाली है। हालांकि देश के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो गया है। 70 साल में 54 लाख करोड़ कर्जा हुआ था, आज 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया है 10 साल के अंदर। वो नहीं देखा जाता, लेकिन एक प्रचार यहाँ है। अब इस प्रचार तंत्र के सामने आप कैसे आप अपने आप को बचा पाओगे, बहुत बड़ी चुनौती है। आप बड़ा भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। आप देख लीजिएगा आगे क्या होगा, आगे बहुत स्थिति और खराब होगी। और इस लड़ाई को अगर आपको लड़ना है तो मैं स्टैंड लेता हूं आपके साथ, और स्टैंड लेता हूं आपके साथ हूं। और इसको पूरा नेशनलाइज करेंगे, या पूरा दिल्ली का मुद्दा बनाना पड़ेगा, केवल इसी क्षेत्र का नहीं। तो जहां तक बाहर तक आपकी खबर ले जाने की बात हो, उतना तो मैं मदद कर सकता हूं। लेकिन स्थानीय स्तर पर अपोनी जी हैं और आप सतेंद्र जी हैं, मोदी जी हैं, आपको लड़ना पड़ेगा। हमें जहां आप बुलाएंगे हमें। और वास्तव में मैं देखता हूं, मैं छोटे किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं इस बात कितना दर्द होता है। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी का इंजीनियर 1 करोड़ रुपया साल पाता है, किसान छाती फाड़ करके काम करता है, क्या बचता है? क्या बचता है? इस देश में कोई न्याय नहीं। तो क्योंकि अभी क्या होता है, जब आपका कोई समस्या आ जाए, चाहे बिजली में आए, या तो बिजली के दाम बढ़ जाए, या तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाए, तब तो सरकार की खिलाफत, तब तो दर्द। और जब चुनाव आता है तब जाति दिखती। भारत की समस्या है, भारतीय समाज की समस्या है, तब जाति दिखती है। जाति के आधार पर तब वो आदमी समस्याओं को भूल जाता है। तो इसलिए आपको बहुत संभल करके करना पड़ेगा। और अतीत को देखकर किसान आंदोलन में मैं लगातार था, लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर वर्क रहा हूं। तो किसान आंदोलन, एक बात और है, ये मुझे संदेह ही नहीं है, सबको संदेह कि ये अब जनतन खत्म हो जाएगा। ईवीएम की सरकार है। अभी जनतन मंत्र पर इंडिया एलायंस का एक बैठक थी, उसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी ने कहा कि दावा ये किया जा रहा कि 400 सीटें मिलेंगी। तो भाई 400 सीटें कहां से मिलेंगी? तो जनता से अकस्मात एक आवाज निकली, ईवीएम 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 से सरकार बनेगी तो आपकी बात नहीं मानेंगे। और हमें डाउट है, हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। जर्मनी में 3 मार्च 2009 में 2 आदमी केवल सुप्रीम कोर्ट गए और कहा जो वोट देने वाला है उसको पता नहीं लगता वोट किसको दे रहा, ठप्पा लगा रहा, तो देखना तो चाहिए उसको। अब यह है कि ईवीएम में जाके बटन दबाते हो तो देख तो पाते नहीं किसको वोट दे रहे, और वो वोट जाता है वीवीपैट पर, वीवीपैट से वोट जाता है कंट्रोल यूनिट में, और वीवीपैट के बाद कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट में ही पूरा डाटा होता है, उसी से रिजल्ट निकलता है। उसको हैक कर ले या उसकी प्रोग्रामिंग को पहले से कर लें। 99% तक ईवीएम चार्ज मिली है मध्य प्रदेश में,
अरे 10 दिन पहले, चुनाव के 10 दिन पहले चार्ज होती है, 10 घंटा उस दिन इस्तेमाल होती है ईवीएम, फिर उसके बाद स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, 1% बैटरी पर ही होता है। तो ईवीएम के लिए भी तैयार रहो। ईवीएम को हटाकर, तो जर्मनी की अदालत ने कहा कि अगर लोगों को ये लगता है कि इस मशीन में गड़बड़ी है, केवल शक है, तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। पूरा आर्डर भी नहीं किया था, पूरा यूरोप ईवीएम मशीन को छोड़ करके बैलेट पेपर पर वापस लौट गया। हमारे यहां क्यों नहीं हो रहा? ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा? किसान मजदूर वोट दे, वो देखे कि हमने दिया, ठप्पा लगाया। अच्छा, ये कहते हैं कि गिनती में बड़ा टाइम लगेगा। अरे जनतंत्र के लिए तो लाखों लोग जेल गए, हजारों लोगों ने जाने दी। अरे 2-4 दिन 5 दिन काउंटिंग में ही टाइम लग जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है 5 साल के लिए? अमेरिका में 10-10 दिन तक काउंटिंग होती है। अमेरिका, जापान, जहां से ईवीएम मशीन शुरुआत हुई है, वहां भी अब ईवीएम मशीन नहीं रह गई है, बैलेट पेपर रह गया। तो किसानों को ईवीएम से मारेंगे, किसान वोट तो नहीं देगा, लेकिन जीत किसकी हो जाएगी? भला पार्टी की। कौन सी पार्टी है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन फिर जब ईवीएम से जीतना तो किसान की बात को मानने की जरूरत क्या? यह भी एक बात है। तो जो ईवीएम की लड़ाई में जीतना चाहता है, जैसे ज्योति माला जी हैं और हमारे सह प्रभारी जी हैं, उनका बड़ा क्लियर कट है, बहुत प्रदेशों का चुनाव करा चुके हैं। मनोज पटेल जी पीछे हैं, उनका भी मानना है, मनोज पटेल जी का भी मानना है कि ईवीएम है, और इंडिया गठबंधन ने भी ईवीएम का सवाल लिया। तो आप लोग भी ईवीएम का सवाल लोगे तो आपका मांग को मजबूती मिलेगी। उन्हें डर लगेगा कि आप वोट नहीं दोगे तो हार जाएंगे, इसलिए ईवीएम का सवाल आपको भी उठाना चाहिए। ईवीएम पर हम एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, और एक फैसले की वहां से आए बल्कि महाराष्ट्र से ईवीएम पर काम करने के लिए। अब इस देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है। आज इसी में से कोई चौधरी चरण सिंह पैदा होगा, कोई अम्बेडकर पैदा, इसी से गांधी यहीं से कहीं से निकलना पड़ेगा। अब इस देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, वरना इस देश पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। पूंजीपतियों का पैसा, पूंजीपतियों का टेलीविजन, पूंजीपतियों के हिसाब से सरकारें बन रही हैं। तो आप कहने का जनतंत्र रह गया, इस देश जनतंत्र इस देश में रह नहीं गया। तो आम आदमी की भी चिंता होनी चाहिए, आम लोगों को भी चिंता होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे कांग्रेस में, चाहे आम आदमी पार्टी में। मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि किसी एक पार्टी का, हम एक नागरिक समाज है। राजनीतिक पार्टियां जो करेंगे सो करेंगे। अगर महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अत्याचार बढ़ता है, इसकी मार केवल राजनीतिक दलों के ऊपर नहीं होगी, नागरिक समाज के ऊपर होती है, सभी के ऊपर होती है। तो सभी का यह जिम्मेदारी बनती है, इस लड़ाई को लड़ें, ये राजनीति से इसको न जोड़ें। तो मैं किसी पार्टी से न जोड़ते हुए मैं कहूंगा कि लड़ाई लड़ना है, इसको सत्येंद्र जी मैं इसको फैलाने की कोशिश पूरा करूंगा। आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पहुंचा तो दूंगा पूरे देश में। बाकी आप अपनी ताकत को भी यहाँ इकट्ठा करिए और इसको केंद्र बनाइए। और लोगों से भी मैं कहूंगा, देवेंद्र कोहली जी 10-20 लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ रोज आने चाहिए। हमारे प्रभारी जी हैं, वो भी लोगों से कह के देंगे। उपाध्याय जी आप भी जरा देखो, और बहाना से असरुद्दीन जी है, अरे 10-20 लोगों को आना चाहिए। जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत यहीं से बच जाएगा, आगे तो वरना बहुत बुरा हाल होगा। ये आपका भी मामला है पुराना, वो पूरा का पूरा।
इसमें सबको आना पड़ेगा, यही मैं आपको कुछ दरखास्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।